अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर के अंदर हम इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की बात कर लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब कभी भी हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो उसमें हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास, इफ़ आई हैव माई वे। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर मेरा बस चले। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि उर्दू में हम कहते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं ये कर दूं, अगर मेरा बस चले तो मैं फलां कर दूं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए इंग्लिश में जो इस्तेमाल होता है वो है इफ़ आई हैव माई वे। जैसे कि देखें, अगर मेरा बस चले तो मैं इसे जाने नहीं दूं। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन किस तरह होगा? देखें, इफ आई हैव माई वे क्या होगा? देखें, इफ आई हैव माई वे सो आई विल नॉट लेट हिम गो। यहां तक देखें स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो गया। अगर मेरा बस चले कहने के लिए क्या कहा? इफ आई हैव माई वे सो आई विल नॉट लेट हिम गो। इसी तरह से दूसरा है, देखें, अगर मेरा बस चले तो मैं इसे सब कुछ दूं। तो यहां पे भी देखें, अगर मेरा बस चले की बात आ गई है तो फिर यहां पे स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? देखें, इफ आई हैव माई वे सो आई विल गिव हिम एवरीथिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सब कुछ दूं। तो इसी तरह से अगर प्रेजेंट के लिए जब हम ये कहते हैं कि अगर मेरा बस चले को अंग्रेजी में हम जब ट्रांसलेट कर लेंगे तो क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे? इफ आई हैव माई वे का इस्तेमाल करेंगे। और ये स्ट्रक्चर ज्यादातर माजी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखें, अगर हम इसको माजी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता। क्योंकि ज्यादातर हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जब भी हम बोल रहे होते हैं कि काम जब हो जाता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है। बाद में हम ये कहते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं चला जाता, अगर मेरा बस चलता तो मैं खरीदता। ऐसे जो जुमले होते हैं उसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम? इफ आई हैड माई वे। अब देखें एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बोलने नहीं देता। इसका इस तरह से होगा, देखें, इफ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट लेट हिम गो, लेट हिम स्पीक। अब देखें ना, यहां पे वुड का इस्तेमाल हो गया, पहले उसमें क्या था? विल का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो क्या हो गया? अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बोलने नहीं देता। इफ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट लेट हिम स्पीक। ठीक है, इसी तरह से देखें, अगर मेरा बस चलता तो मैं यहां नहीं आता। इसका क्या होगा? देखें, इफ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट कम हियर। अगर मेरा बस चलता तो मैं यहां नहीं आता। इसका मतलब यह है कि आने के बाद ये जुमला इस्तेमाल होगा, क्योंकि वहां पे आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जिसकी वजह से आप ना आ सकें। ठीक है, तो इसलिए आने के बाद फिर ये जुमला इस्तेमाल होता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं यहां नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे जुमले आप बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो ये गाड़ी खरीदता, कहने के लिए क्या कहोगे? इफ आई हैड माई वे आई वुड बाय दिस कार। इसी तरह से आप कहते हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे गिलगित जाने नहीं देता। इफ आई हैड माई वे आई वुड नॉट लेट हिम गो टू गिलगित। इस तरह से बहुत सारे आप जुमले बना सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे लैंग्वेजेस के अंदर। दूसरा स्ट्रक्चर जो है हमारा है डियर टू। ये इस्तेमाल होता है अच्छा लगना। जैसे कि कहते हैं हम लोग कोई भी चीज जब हम देखते हैं तो ये मुझे अच्छा लगता है, ये ड्रेस मुझे अच्छा लगता है, या ये शहर मुझे अच्छा लगता है। ऐसे वाले जुमलों को ट्रांसलेट करने के लिए फिर ये इस्तेमाल करते हैं डियर टू। तो देख लीजिएगा, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वॉज वर डियर टू ऑब्जेक्ट। अब ये इज एम आर प्रेजेंट के लिए लगेगा, मतलब अच्छा लगता है कहने के लिए। वॉज और वर लगता है अच्छा लगता था कहने के लिए। ठीक है, अब देखें पहला मिसाल है हमारे पास, गिलगित बल्तिस्तान मुझे अच्छा लगता है। तो क्या होना चाहिए? गिलगित बल्तिस्तान इज डियर टू मी। क्या होगा? गिलगित बल्तिस्तान इज डियर टू मी। क्योंकि आपको पता है लास्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया। ठीक है ना, इसी तरह से देखें, यह लिबास मुझे अच्छा लगता है कहने के लिए क्या कहेंगे हम? दिस ड्रेस इज डियर टू मी। इफ दिस गोज ऑन, ये कब हम इस्तेमाल करते हैं? देखें, उर्दू में हम ऐसी बातें करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, मतलब हम कहते हैं ना कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इम्तिहान कैसे पास करेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कैसे गुजारा करेगा। इस तरह के जो जुमले होते हैं उर्दू में, इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो क्या है? इफ दिस गोज ऑन। ठीक है,
अब देखें मुख्तलिफ मिसालों से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि देखें, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप इम्तिहान पास नहीं कर सकोगे। अब ये कहने के लिए क्या कहेंगे, इफ दिस गोज ऑन यू विल नॉट बी एबल टू पास एग्जाम। देखें यहां से यहां तक क्या इस्तेमाल हो गया, स्ट्रक्चर इफ दिस गोज ऑन। ये किस लिए इस्तेमाल हो गया, अगर ऐसा ही चलता रहे कहने के लिए, ठीक है। इसी तरह से देखें, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कैसे गुजारा करेगा। अब देखें, इफ दिस गोज ऑन हाउ ही विल सर्वाइव। अब इसमें भी क्या हो गया, वही स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो गया, ठीक है। इफ दिस गोज ऑन हाउ ही विल सर्वाइव, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कैसे गुजारा करेगा। इसी तरह से देखें, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। इसका ट्रांसलेशन किस तरह से होगा, इफ दिस गोज ऑन ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। क्या हो गया, देखें, इफ दिस गोज ऑन ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। मतलब ऐसे कुछ काम होते हैं, कोई कुछ भी नहीं करके बैठ जाता है या कोई मेहनत नहीं करके बैठ जाता है, बार बार कहने पे भी वो अगर मेहनत नहीं करता है तो उस वक्त हम इस तरह की जुमले इस्तेमाल करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहे। मतलब अगर वो मेहनत नहीं करता है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहे तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। कहने के लिए क्या कहोगे, इफ दिस गोज ऑन ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। डू एवर इस्तेमाल होता है कभी तो। ये ज्यादातर हम उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं या उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब बार बार कोई बंदा एक ही गलती करता चला जाता है या कोई काम नहीं करता है तो उसको हम गुस्से में या कहें या उसको जरा जोर देने के लिए हम कहें। जैसे कि कहते हैं कि बंदा झूठ बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है तो एक लम्हा ऐसा आता है तो हम उसको कहते हैं यार कभी तो सच बोला करो। अगर कोई बंदा बार बार टाइम पे नहीं आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कभी तो टाइम पे आया करो। तो ऐसे जो जुमले होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डू एवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें, इसका फार्मूला होगा डू एवर के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखें, कभी तो सच बोलो, डू एवर स्पीक द ट्रूथ। इसका मतलब है उसने बार बार झूठ बोला, तो फिर हम क्या कहेंगे, कभी तो सच बोलो, डू एवर स्पीक द ट्रूथ। इसी तरह से देखें, कभी तो अपने बड़ों का एहतराम करो। ये हम कब करेंगे, जब कोई बंदा अपने बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो गुस्ताखी करता रहता है। तो एक दिन ऐसा आता है तो हमें गुस्सा आके हम उसको कहते हैं कि कभी तो अपने बड़ों का एहतराम करो। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें, डू एवर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। देखें यहां पे भी क्या इस्तेमाल हो गया, डू एवर, कभी तो कहने के लिए। इसी तरह से देखें, कभी तो किसी की मदद करो। इसके लिए क्या होगा, डू एवर हेल्प समवन। इसका मतलब यह है कि कोई बंदा किसी की मदद ही नहीं करता है, ठीक है। तो आखिरकार हम उसको क्या कहते हैं, यार कभी तो किसी की मदद किया करो या करो कहने के लिए। तो ये इस्तेमाल होता है व्हेन इट कम्स टू। ये इस्तेमाल होता है जब बारी आती है या जब बात आती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब बोलने की बारी आती है तो आप चुप रहते हो, जब कहीं जाने की बारी आती है तो बहाने बनाते हो, जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तो फिर आप रोने लगते हो। ऐसे जो जुमले होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हेन इट कम्स टू, ठीक है। जैसे कि देखें, मिसाल से हम समझ लेते हैं, फार्मूला इसका क्या होगा, व्हेन इट कम्स टू के बाद जेरेंड लगाएंगे। जेरेंड का मतलब यह है कि कोई भी वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में हो, ठीक है, और वो नाउन का किरदार अदा कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। अब जैसे कि देखें, जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तो आप रोना शुरू करते हो, कहने के लिए क्या कहेंगे, व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन यू स्टार्ट क्राइंग। देखे ना यहाँ पे कम टू के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आईएनजी का जो जेरेंट है वो इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तो आप रोना शुरू करते हो, व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन यू स्टार्ट क्राइंग। अब इसी तरह से देखें, दूसरा एग्जाम्पल है, जब पैसे देने की बारी आती है तो वो बहाने बनाता है। इसके लिए क्या होगा, व्हेन इट कम्स टू गिविंग मनी ही मेक्स लेम एक्सक्यूजेस, ठीक है। क्या हो गया, व्हेन इट कम्स टू गिविंग मनी
ही मेक्स लेम एक्सक्यूजेस। जब पैसे देने की बारी आती है तो वो बहाने बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन इट कम्स टू यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, जब बारी आती है या जब पैसे देने की बात आती है कहने के लिए भी इस तरह का स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से देखें, जब लड़ने की बारी आती है तो आप भाग जाते हो, तो इसके लिए क्या होगा, व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग यू रन अवे। अब यहां पे भी देखें ना क्या हो गया, व्हेन इट कम्स टू, ठीक है, किस चीज के लिए हो गया, बारी आने के लिए, ठीक है। अब ये भी कह सकते हो कि जब लड़ने की बात आती है तो फिर आप यहां से भाग जाते हो। वेरी वेल इंडीड, ये इस्तेमाल होता है सचमुच बहुत अच्छा। इसी तरह से कहते हैं ना कि वो सचमुच बहुत अच्छा गाता है, सचमुच उसने अच्छा पकाया था। ऐसे जो जुमले होते हैं जिसमें सचमुच बहुत अच्छा मतलब तारीफ हम कर लेते हैं, तो फिर या सचमुच बहुत उम्दा कहने के लिए उस वक्त ये इस्तेमाल होता है वेरी वेल इंडीड। अब इसका फार्मूला क्या होगा देखें, पहले आप सेंटेंस इस्तेमाल करोगे, फिर उसके बाद क्या करना है, वेरी वेल इंडीड का इस्तेमाल करना। जैसे कि देखें, सचमुच वो बहुत अच्छा गाता है कहने के लिए क्या कहोगे, ही सिंग्स वेरी वेल इंडीड। अब देखें वेरी वेल इंडीड किसके लिए आ गया, सचमुच के लिए, ठीक है ना, वो सचमुच बहुत अच्छा गाता है कहने के लिए। इसी तरह से देखें, सचमुच आपने बहुत अच्छा किया कहने के लिए क्या कहोगे, यू डिड वेरी वेल इंडीड। अब देखें ना, वेरी वेल इंडीड भी यहाँ पे इस जुमले में भी इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, सचमुच आपने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल इंडीड। इसी तरह से देखें, सचमुच वो पियानो बहुत अच्छा बजाता है, ही प्लेज पियानो वेरी वेल इंडीड। क्या हो गया, ही प्लेज पियानो वेरी वेल इंडीड। व्हाट गोज टू, क्या जाता है। हम अक्सर अपनी जबान के अंदर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि ये गाड़ी खरीदने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, सुनने में क्या जाता है, पढ़ने में क्या जाता है। ऐसे वाले बहुत सारे जुमले जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट कर लेंगे तो हम व्हाट गोज टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, देखने में क्या जाता है, तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखें व्हाट गोज टू सी। क्या इस्तेमाल हो गया, देखें व्हाट गोज टू सी, इसका मतलब क्या है, देखने में क्या जाता है। इसी तरह से देखें, बोलने में क्या जाता है, ये कहने के लिए क्या कहेंगे, व्हाट गोज टू टॉक, या हम इसकी जगह में व्हाट गोज टू स्पीक भी हम बोल सकते हैं। इसी तरह से देखें, इस मोबाइल को इस्तेमाल करने में क्या जाता है, ये बोलने के लिए हम ये कह सकते हैं कि व्हाट गोज टू यूज दिस मोबाइल। तो ये हो गए हमारे वो जुमले जिसके अंदर हम क्या जाता है का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश में व्हाट गोज टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है, नथिंग गोज टू। अब हम ये समझ सकते हैं कि ये पहले का जवाब भी हो सकता है, ठीक है, कुछ नहीं जाता है कहने के लिए। जैसे कि बात करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है, अच्छा इस चीज़ को इस्तेमाल करने में कुछ नहीं जाता है, बोलने में कुछ नहीं जाता है। ऐसे वाले जो जुमले हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नथिंग गोज टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, किसी की मदद करने में कुछ नहीं जाता है, ये कहने के लिए क्या कहेंगे, नथिंग गोज टू हेल्प समवन, ठीक है। इसी तरह से देखें, सच बोलने में कुछ नहीं जाता है, इसके लिए क्या कह सकते हैं, नथिंग गोज टू स्पीक द ट्रुथ। इसी तरह सुनने में कुछ नहीं जाता है, इसके लिए इस्तेमाल होगा नथिंग गोज टू। नॉट टू स्पीक ऑफ, ठीक है, तो छोड़ो, तो छोड़ो मतलब ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि कोई बंदा किसी के पास स्किल नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूं कि अंग्रेजी तो छोड़ो वो उर्दू भी नहीं बोल सकता, खाना पकाना तो छोड़ो वो अंडा भी बॉयल कर नहीं सकता। ऐसे वाले जो जुमले होते हैं इनको ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, नथिंग नॉट टू स्पीक ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, इंग्लिश तो छोड़ो उसको तो उर्दू भी बोलना नहीं आता, ये कहने के लिए क्या कहेंगे, देखें नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश इवन ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक उर्दू। क्या हो गया, देखें नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश इवन ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक उर्दू। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश तो छोड़ो उसको तो उर्दू भी बोलना नहीं आता, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, देखें खाना पकाना तो छोड़ो उसको तो चाय भी बनानी नहीं आती,
ये कहने के लिए क्या होगा देखें, नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, इवन शी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी। ठीक है। तीसरा हमारे पास है देखें, गाड़ी चलाना तो छोड़ो, वो तो साइकिल भी नहीं चला सकता। ये कहने के लिए क्या कहेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ ड्राइविंग कार, इवन ही कैन नॉट राइड अ बाइसिकल। रूमर हैज इट दैट, इसका मतलब है सुनने में आया है कि। ऐसे जुमले हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं कि सुनने में आया है कि वो अमेरिका से आया है, सुनने में आया है कि उसने एक नई दुकान खरीदी है। ऐसे वाले जो जुमले होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रूमर हैज़ इट दैट। जैसे कि देखें, सुनने में आया है कि इसने नई गाड़ी खरीदी है, तो ये कहने के लिए क्या कहेंगे देखें, रूमर हैज़ इट दैट ही हैज़ बॉट न्यू कार। ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि सुनने में आया है कि वो कराची जा रही है, तो इसके लिए क्या होगा देखें, रूमर हैज़ इट दैट शी इज़ गोइंग टू कराची। इसी तरह से सुनने में आया है कि अहमद आजकल इस्लामाबाद में रह रहा है, तो क्या होगा, रूमर हैज़ इट दैट अहमद इज़ लिविंग इन इस्लामाबाद नाउअडेज। अलाइव विथ, यह है भरा हुआ होना। इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं देखें, अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है, यह कहने के लिए क्या कहेंगे, हॉस्पिटल इज अलाइव विथ पेशेंट्स। इसी तरह से बस मुसाफिर से भरी हुई थी, द बस वॉज अलाइव विथ पैसेंजर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ वॉज का इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे इसका इज प्रेजेंट के लिए और वॉज पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। क्लास तालिब इल्मों से भरी हुई है, क्लास इज अलाइव विथ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो क्या सीखा हमने, भरी हुई है कहने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा क्या, या भरा हुआ होने के लिए अलाइव विथ का इस्तेमाल कर लेंगे। इसको प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है। मुख्तलिफ जुमले बनाइए आप, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।